क्वेश्चन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन 3 है। अब ये डबल कॉलम कराने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें चेक रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन, वीडियो ऑन है, हाँ, मान के चलिए कि हमें बोला गया है कि चेक रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन, मोहन से चेक रिसीव हुआ है आपको, ठीक है। तो मोहन के पास से चेक आया, ठीक है, तो उस चेक के क्या क्या केसेस बन सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब चेक रिसीव हुआ, ठीक है, और डेट थी 3/10, 3 तारीख 10वां महीना, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो रैंडमली लिखा है, मेरा बर्थडे मैंने ऐसे बस रैंडमली लिख दिया था, और देखो एकदम से देखो, तो मोहन से जो चेक रिसीव हुआ, ठीक है, वो जो चेक आया और उसके बाद जो डेट लिखी थी उसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं बोली गई है, मतलब क्या है, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन ये हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन के 2-3 ट्रांजेक्शन बाद कहीं पर भी ये लिख दिया कि 7/10 को चेक डिपॉजिट हो गया, चेक जो है वो डिपॉजिट हो गया। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी तक कर सके, चेक डिपॉजिट इन बैंक, इस तरीके से, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ मोहन चेक डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है ना। और एक ये केस हो सकता है कि चेक डिसऑनर हो गया, चेक, ठीक है। और एक ये केस हो सकता है कि चेक जो है इंडोर्स हो गया। ये 4 केस समझ लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये मान करके चलना है कि चेक जिस दिन मिला था उसी दिन डिपॉजिट हो गया था, समझ में बात, चेक जिस दिन मिला था उसी दिन डिपॉजिट हो गया था। एंट्री रहेगी डेबिट साइड में, बैंक कॉलम के अंदर टू मोहन, समझ में आई बात, ठीक है। इस वाले केस में अगर ये 3 तारीख की एंट्री पढ़ने के बाद 7 तारीख को पता चला कि चेक डिपॉजिट टू बैंक हो गया है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे केस में इस डेट पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जरा देखो, अगर चेक डिपॉजिट और रिसीव की डेट अगर अलग अलग होती थी तो जनरल एंट्री बनती क्या थी। इस टाइम पे जनरल एंट्री बनती थी मोहन चेक इन हैंड टू मोहन, ये बनती थी। और इस टाइम पे बनेगी बैंक बढ़ेगा टू चेक इन हैंड, समझ में आई बात। तो आप इस डेट पे तो कहीं बैंक आ ही नहीं रहा, तो आपने बैंक में एंट्री कर ही नहीं सकते इस डेट पे, समझ में आई बात। तो अगर बाई चांस आपने एंट्री कर दी है इस डेट पे, तो उस एंट्री को काट देना, आई बात समझ में। और इस डेट पे आप जाकर के दोबारा से एंट्री कर देना, और एंट्री का किस नाम से करोगे, चेक इन हैंड के नाम से करोगे। तो एंट्री रहेगी डेबिट साइड में, बैंक कॉलम चेक इन हैंड के नाम से, ब्रैकेट में मोहन लिखोगे आप, बंदे का नाम जिसके भी पैसे आपने लिए हैं, समझ में आई बात। ये केस, अगला केस ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर के केस में अगर समझिए कि अगर चेक लिया था तो क्या एंट्री करी थी, टू मोहन करी थी, है ना। कभी चेक डिसऑनर हो जाता है, जिस डेट पे डिसऑनर की एंट्री पता चले ना आपको, उस डेट पे बाई मोहन कर देना, समझ में आई बात, बाई मोहन कर दोगे आप, ठीक है, उस डेट पे जिस डेट पे आपने चेक डिसऑनर का पता चला आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चेक अगर इंडोर्स हो गया है किसी और को, तो जरा देखो, अगर पहले आपने चेक यहां किसी से रिसीव किया है और उसके बाद उससे वही चेक क्या इंडोर्सेबल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप इंडोर्स कर सकते हो। आप पीछे की तरफ साइन करो, ठीक है, कि मैं ये चेक इस बंदे को दे रहा हूं और वो किसी और को दे दो। जैसे मैंने तमन्ना से मैंने 2000 रुपये का चेक लिया था, ठीक है, और मेरे पास चेक आया और मैंने रिंकी के पास में सामान खरीदने के लिए गया, तो मेरे को 2000 पेमेंट करनी थी, मैंने वो चेक दे दिया कि ये चेक ले लो। हालांकि चेक मेरे नाम से नहीं होना चाहिए, चेक याद रखना, अगर चेक नाम से होगा तब तो नहीं हो पाएगा, पर सेल्फ चेक काटा हुआ है तो वो हो जाएगा। तो इन्होंने मेरे को सेल्फ चेक किया था, मैंने इंडोर्स कर दिया, इनको ले लिया। अब कैश करा लेंगे उसको,
समझे? तो इंडोर्समेंट के केस में कभी भी याद रखना, बैंक में कोई एंट्री ही नहीं होती है, आपको इस चैप्टर के अंदर कोई एंट्री नहीं करनी है, इग्नोर कर देना है उस ट्रांजेक्शन को। समझ में बात? मतलब कहने का है यहां पर दो तरह की ट्रांजेक्शन इग्नोर करी जाती है, एक उधार वाली ट्रांजेक्शन को, दूसरी इंडोर्समेंट वाली ट्रांजेक्शन। देखो जी, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी एंट्री होती है? ऐसी एंट्री जो कैश बुक के जो डबल कॉलम कैश बुक होता है ना, इसमें कैश और बैंक दोनों आता है, उसमें ये दोनों साइड इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपका डबल कॉलम कैश बुक है, कैश बैंक, कैश बैंक। ठीक है, एंट्री करनी है, दो तरीके की एंट्री बस कॉन्ट्रा होती है। कौन कौन सी? एक तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा करा दिया, और एक बैंक से कैश निकाल लिया ऑफिस यूज के लिए। क्योंकि देखो, अगर कैश बैंक में जमा करा रहे तो कैश घटेगा, बैंक बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बैंक से अगर ऑफिस यूज के लिए निकाल दो तो बैंक घटेगा और कैश बढ़ेगा। दोनों केस में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। ठीक है ना? देखो जरा, मैं लिख रहा हूं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 100 रुपए, कैश डिपॉजिट कराए बैंक पे। ठीक है, तो कैश बढ़ेगा, एंट्री क्या बनेगी? कैश सॉरी बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जरा ध्यान से देखो, बैंक जो है डेबिट हो रहा है, या ये कह लो कि बैंक बढ़ रहा है, तो इधर से बढ़ते थे ना, तो इधर से बढ़ाओ, बैंक में मैंने डाल दिया 100। ठीक है, और कैश घट रहा है तो इधर से घटाना पड़ेगा, तो कैश में डाल दो इधर 100 रुपए। कैश में अगर डाला है तो यहां पे नाम लिखोगे बाई बैंक, है ना, और बैंक में लिखा है तो टू कैश। जो इसका एलएफ होता है वहां पे सी लिख देना, ये कॉन्ट्रा क्या है, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना? ये अगर देखो जी एक और, अगर यही एंट्री कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, वो ऑफिस यूज वाला ही है, तो एंट्री क्या बनेगी इसमें? कैश अकाउंट 200 रुपए एंट्री बनेगी। कैश आपका बढ़ेगा और टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश को बढ़ाओ, इधर से बढ़ाएंगे कैश को, 200 रुपए से मैंने बढ़ा दिया कैश को, और बैंक घट रहा है तो बैंक को घटाओ, इधर से बैंक ये रहा बैंक, बैंक को घटा दो 200 रुपए से। एंट्री अगर बैंक में कॉलम में अगर अमाउंट डाला है तो यहाँ लिखोगे बाई कैश, और कैश कॉलम में अमाउंट डाला है तो टू बैंक। ये होती है दो कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आई बात? चलो स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। ठीक है, देखिए जी, लिख रहा है कैश इन हैंड 15,000 है, कैश एट बैंक जो है 50,000 है, तो आपने क्या एंट्री करनी है? डेट है 1/3, टू बैलेंस बीडी, साल की शुरुआत बैलेंस बीडी से। ठीक है, क्या लिखेंगे? 15,000 रुपए कैश में, इसके लिए अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, इसी एंट्री में आप 50,000 रुपए और लिख दोगे बैंक में। आई बात समझ में? हाँ, कैश इन हैंड यही होती है एंट्री, बैलेंस बीडी करके एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड फॉर कैश 6,000 रुपए से, तो भाई यहां पे आएगा परचेज अकाउंट ना, डेट है 3 मार्च का, 3/3। ठीक है, परचेज अकाउंट आएगा ना, परचेज अकाउंट कितना? 6,000 रुपए का, तो कैश में ना, कैश में 6,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद है 5 मार्च को डिपॉजिट इन बैंक 5,000 रुपए, कॉन्ट्रा होगा ना, डिपॉजिट इन बैंक 5 मार्च को, तो 5/3 को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक बढ़ेगा, तो यहां से बैंक को बढ़ाओ, ये रहा बैंक, बढ़ा दिए, और कैश को घटाओ, तो यहां से कैश को घटाओ 5,000, है ना। क्या लिखेंगे? बाई बैंक, और यहां पे लिखेंगे टू कैश सी, ये आपका आ गया 5/3। ठीक है, उसके बाद 8 मार्च को कैश सेल है, तो कैश सेल है तो यहां पे आएगा टू सेल, अमाउंट क्या है? कॉन्ट्रा कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी 2,000 रुपए की, है ना। कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा, है ना। कैश को बढ़ाते हैं 2,000 रुपए से, 2,000 से कैश बढ़ा लिया, और 2,000 से बैंक को
घटा दिया, बाई कैश टू बैंक, डेट 10 मार्च। ठीक है जी। उसके बाद 12 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम दामनी 3000 अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट ड्यूज। ठीक है, दामनी से 3000 रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, तो दामनी से 3000 कैश में रिसीव कर रहे हो ना, तो टू दामनी आएगा यहां पे। ठीक है, और कैश कॉलम में डालोगे अमाउंट। ठीक है, डेट है 12 तारीख की। क्या कह रहे हो? 8 कैश सेल की। ये थी ना, अरे वो 8 ही है भाई, भावुक हो जाती हो तुम भी यार। ठीक है, तो 2 दामनी कर रही एंट्री। आगे बस में डिस्काउंट की रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आएगा 15 तारीख को रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत। 15 तारीख को आपने चेक रिसीव किया है। मैं एक आइडियल सजेशन देता हूं, जैसे ही आप चेक रिसीव करो आगे की सारी एंट्री पढ़ के देखो, क्योंकि मैं तो यहां मिटा दूंगा, आप लोगों को काटापटी करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो आगे की सारी एंट्री पढ़ के देख लो। देखो जी, निम्रत का चेक जो है 2000 अलाउड एंड 75 जो है डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, चेक रिसीव किया 2000 रुपए का। देखो यार, निम्रत का रिसीव चेक डेटेड फ्रॉम दीपक 5000, रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक है, फिर चेक विड्रॉ है, फिर इशूड चेक है, फिर विड्रॉ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है निम्रत का साथ के साथ ही चेक डिपॉजिट हो गया होगा। ठीक है, तो निम्रत के नाम से डायरेक्ट डाल देता हूं, है ना। टू निम्रत 2000 रुपए का चेक है, लो जी 2000 रुपए का चेक। ठीक है, उसके बाद है रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक 5000 रुपए। भाई पोस्ट डेटेड चेक अभी तो बैंक में जमा करा नहीं पाओगे आप। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझ में आता है? आज से 1-2 महीने बाद का चेक है, तो डेट से पहले आप चेक जमा नहीं करा सकते। ठीक है ना, तो क्या लगा पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो जी, यही चेक है ऊपर वाला ही ना, ऊपर वाला ही चेक है। तो अब मैं इसको डिपॉजिट कर दूंगा कितना, 23 से 23 मार्च को डिपॉजिट करूंगा, 23 मार्च को। ठीक है ना, किस नाम से, चेक इन हैंड के नाम से। टू चेक इन हैंड। ठीक है, दीपक। ठीक है, 5000 रुपए का अमाउंट था, ये लो जी 5000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद 24 को इशू चेक 2500 टू चंदर। ठीक है, चंदर को 2500 का चेक इशू किया है, तो इधर से करते हैं फिर। ठीक है, बाई चंदर। ठीक है, कितना था 2500 का, 2500। ठीक है, डेट क्या थी, 24/3। ठीक है जी। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज तो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है ना, 1500 रुपए का बैंक कम करेंगे 1500 रुपए से। ठीक है, तो 1500 रुपए से बैंक मैंने कम कर दिया, लिखा बाई ड्राइंग। डेट क्या है, 27/3। ठीक है, उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू आकाश मित्रा 40,000 रुपए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आकाश मित्रा का नाम आ रहा है, कैश कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, इसका मतलब उधार वाली ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, परचेज गुड फ्रॉम चंदर 50,000 रुपए, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या, रिसीव अ चेक फ्रॉम अशोक मित्रा, इसके एंट्री करेंगे 2000 रुपए का। ठीक है, तो आपने टू अशोक, ठीक है, कितने का है, 2000 रुपए का चेक, ये रहा, डेट थी 31/3। ठीक है जी, सारी एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, सारी एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अब जरा एक और एंट्री समझ लो क्या होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट होने के लास्ट एंट्री एक देता है, बोलता है कि कैश का मतलब हमारे काउंटर पे गल्ले में कितने पैसे पड़े। ठीक है, तो उस जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो, और बैंक का बैलेंस बैंक में कितना पड़ा हुआ है वो। ठीक है, पहले बैलेंस कर लेते हैं फिर बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, कैश को कैश से और बैंक को बैंक से। ठीक है ना, 1000। ठीक है, 64,000 ये जो है बैंक। बैलेंस शीट दोनों का इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, बैलेंस CD
58,000। अब जरा एक बात समझिए, ये ट्रांजेक्शन बताने के बाद एक ट्रांजेक्शन और आपको क्या समझानी है मुझे, कि कई बार क्वेश्चन में लास्ट ट्रांजेक्शन ये बोल देता है कि कैश में जितना भी बैलेंस पड़ा है ना, उसमें से 2,000 रुपए कैश में छोड़ दो, अब बाकी का सारा बैंक में जमा करा दो। जेन्युइन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपने पूरे महीने भर काम किया, ठीक है, गले में 2-3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो क्या 2-3 लाख गले में पड़े रहेंगे? उनको हटा करके आप बैंक में जमा करा देते हो, तो पर सारे तो नहीं कराते, कुछ ना कुछ रोक लेते हो अपने पास। समझ में आई बात? तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए रोक लीजिए और बाकी का सारा जमा करा दीजिए। तो जमा कराना कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, और कितना जमा कराना ये नहीं बताएगा कभी भी, क्योंकि वो आपको बैलेंसिंग फिगर से पता चलेगा। देखो बैलेंसिंग फिगर कितना है, कैश तुम्हारे पास 19,000 रुपए, तो अगर 19,000 रुपए में से अगर आप 2,000 रुपए रख लो, 2,000 रुपए रख लो, 17 की जमा कराओगे, और 2,000 रुपए क्या है, बैलेंसिंग फिगर बनेगा ना। तो मैं क्या करूंगा कि इस 2,000 रुपए को कर दूंगा बैलेंसिंग फिगर, और ऊपर 17,000 रुपए से कैश को कम कर रहा हूं और बैंक को 17 से बढ़ा दे रहा हूं। एंट्री बनेगी कॉन्ट्रा, है ना। कैश में लिखा है तो क्या लिखूंगा, बाई बैंक, और यहां पे बैंक में लिखा है तो टू कैश कॉन्ट्रा। 31/3 को एंट्री करी हमने। समझ में आई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन थी नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से तुम्हें समझाया है कि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि कुछ पैसे छोड़ करके बोलेगा कि बाकी सारा का सारा पैसा जो है आप बैंक में जमा करा दो, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। ठीक है, चलो अब नोट कर लो आप इसको। अच्छा, इसको करने के बाद फिर बैंक बैलेंस भी तो चेंज हो जाएगा, ये देखो ना, बैंक भी चेंज हो जाएगा। तो अब 64,000 रुपए थे टोटल, ठीक है, तो ये वाले जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन में बना करके लिया था, क्या करोगे, दोबारा से बैंक को दोबारा से बैलेंस कर दोगे, या फिर कभी अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आए तो बैंक को पहले बैलेंस ही मत करना, खाली कैश को बैलेंस कर लेना, बैलेंस करके वो ट्रांजेक्शन कर लेना, उसके बाद बैंक को बैलेंस करना। आ गई बात समझ में? चलो अब मैं ये वाली रहने देता हूँ एंट्री, नोट कर लो आप।